तो अनवर इकबाल साहब, ये लम्हे फिक्रिया नहीं है इस्लामी दुनिया के लिए कि कहीं ना कहीं सहूनी रियासत चाहती है तो वो एक पूरी रियासत को तबाह बर्बाद कर देती है या कहीं पर हमला कर देती है, पूरी जो है वो टॉप फौज की लीडरशिप को उड़ा दिया जाता है, कहीं हमला किया जाता है तो जी वहाँ की जो ऑफिशियल फौज है उनके जो है वो अफसरान को मार दिया जाता है, आला क़यादत को मार दिया जाता है। तो ये जो 52 या 57 ममालिक का ये जो एक फौजी इत्तेहाद बनाया गया था इस्लामी दुनिया की जानिब से, वो कहाँ स्टैंड कर रहा है या फिर आया वो सिर्फ एक कठपुतली थे जो कि सिर्फ एक चीज दिखाई गई थी कि हम लोग हैं लेकिन हम लोग सब के सब खोखले? नहीं, असल में बात यह है कि फिर जो ग्राउंड सिचुएशन होती है वो हर चीज से उसका इम्पैक्ट बनता है। ग्राउंड सिचुएशन ऐसी है कि जिसमें आप उस इत्तेहाद के लिए काम करने की गुंजाइश जितनी है उस हद तक ही काम कर सकती है। जिस आप फौजी इत्तेहाद की बात कर रहे हैं वो उस वक्त बना था और इसलिए बना था कि उस वक्त सऊदी अरब को खतरा नजर आ रहा था, और फिर आपने ये भी देखा कि सऊदी अरब को जो खतरा नजर आ रहा था वो कहाँ से था, वो उनको ईरान से और जो यमन से था, और उस खतरे को रोकने के लिए बना था, वो ईरान को प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं बना था। तो जाहिर है कि वो फौज तो अगर ईरान की बात नहीं कर रहा अनवर साहब, मैं पूरी मुस्लिम दुनिया की बात कर रहा हूँ। मैं वही बात कर रहा हूँ, मुस्लिम दुनिया की फौज थी लेकिन वो फौज सऊदी अरब के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बनी थी, तो वो जाहिर है वो फौज उसी वक्त एक्टिवेट होगी जब सऊदी अरब को खतरा होगा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ। तो अनवर इकबाल साहब, फिर उसका मुस्लिम दुनिया से कोई ताल्लुक तो नहीं बनता? फिर बिल्कुल नहीं था। ये तो हम देखें, मैं अमेरिका में रहता हूँ जी, और आप 24 साल हो गए जी। पाकिस्तानियों के अलावा मैंने किसी में इतना ज्यादा शौक नहीं देखा कि एक हो मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए। ये नहीं है, होता है नील के साहिल से लेकर तबाखा के काशगर के जितने ममालिक हैं उनके लोग यहाँ मौजूद हैं, उनके बाशिंदे मौजूद हैं, और उनको अजरबैजान के हमारे दोस्त हैं, उनके घर में किराए पे रहते हैं, 4-5 नौजवान हैं, उनको अगर बात करो तो उनको इसका कंसेप्ट भी नहीं है, इंटरेस्ट भी नहीं है। वो ज्यादा इंटरेस्ट है, उनको अगर कोई शौक है तो वो ये है कि सेंट्रल एशिया के जो ममालिक हैं जिनसे, और वो भी नस्ल की बुनियाद पे, तुर्की नस्ल जो ममालिक हैं वो मुत्तहिद हो जाए। वहाँ शिया सुन्नी का भी मसला नहीं है, वहाँ नस्ल ज्यादा बड़ा प्रॉब्लम है। और ये जो है हमारे यहाँ क्या से कहते हैं, जो अरब हैं उनके यहाँ अगर किसी अच्छे ओहदे पे रखना हो तो पहली कोशिश होती है अरब मुसलमान मिले, उसके बाद अरब ईसाई मिल जाए, फिर कोई और ना मिले तो किसी और मुल्क का मुसलमान मिले। तो इस तरह का जो मैंने आज तक नहीं देखा। मसलन हमारे यहाँ ये कहा जाता है कि मुसलमान ममालिक जो है वो पाकिस्तान को मुस्लिम दुनिया का लीडर समझते हैं। मैंने आज तक ऐसा कोई बंदा नहीं देखा जो ये कहता हो कि पाकिस्तान मुस्लिम दुनिया का लीडर है। ये हमारा, चूंकि हमारा हमेशा 1000 साल का झगड़ा रहा है अपने खित्ते में मौजूद अक्सरियत से इंडिया की, और उसकी वजह से, और फिर हमारे जो हुक्मरान रहे हैं वो मुसलमान रहे हैं और बाहर से आते रहे हैं, तो हमारे अंदर ये ख्वाहिश है कि इस तरह हम जो है एक मुसलमान तंजीम बन जाए तो सबकी हिफाजत करे। दूसरे इंडोनेशिया में, मलेशिया में, नॉर्थ अफ्रीका में के मुसलमानों में, खुद ईरानियों में, आप यहाँ जो ईरानी रहते हैं वो आपसे दोस्ती करते वक्त वो उनको मजहब का ख्याल नहीं होता, वो अपने आप को, और दुरुस्त कहते हैं, वो अपने आप को सफेद फार्म लोगों में शामिल करते हैं, और उनकी पहली दोस्ती सफेद फार्म लोगों से की। वो कहते हैं साहब भाई हम तो आपकी तरह नहीं है, हम तो सफेद फार्म है। तो बहुत सारे मसाइल हैं, ये सिर्फ उन ममालिक में, बांग्लादेश में, इंडिया के मुसलमानों में, पाकिस्तान के मुसलमानों में, ये जो बड़े सगीर के लोग हैं उनके अंदर बहुत शदीद ख्वाहिश है उम्मत मुस्लिमा की। अच्छा अनवर इकबाल साहब, ये भी बताइएगा कि ये जो अभी खित्ते के अंदर आपने भी देखा होगा, मैंने भी देखा है कि ईरान और इंडिया के ताल्लुकात जो है वो किस नहज पर पहुंच गए थे कि एक वक्त में चाबहार पोर्ट जो है वो इंडिया के हवाले कर दिया गया, जिसको बाद में लेने का ऐलान भी किया गया, और फिर ईरान ने ये भी देखा कि इंडिया ने किस तरह उसकी पीठ में खंजर घोंपा है, मूसाद के साथ मिलकर यहाँ पर बाकायदा लोगों की जो है वो पूरी रिपोर्ट्स जो है वो मूसाद के हवाले की गई हैं। आपको क्या लगता है सर, खित्ते में इस वक्त ईरान के ताल्लुकात या इंडिया के साथ जो ईरान के ताल्लुकात हैं उस पर क्या असरात मुरतब होंगे? अच्छा, बहुत अच्छा ये आपने सवाल पूछा। देखें, एक बात पढ़ाई जाती है, बेसिक चीज इंटरनेशनल रिलेशन में पढ़ाई जाती है कि कौमों के दरमियान दोस्ती नहीं होती, कौमों के दरमियान मफादात होते हैं। सिर्फ ईरान और इंडिया के करीब क्यों आया था, उस पर पाबंदी थी, उस वक्त बहुत शदीद पाबंदी थी,
और इंडिया क्यों आया था कि इंडिया का बहुत बड़ा मसला, इंडिया तरक्की कर रहा है और उसको बहुत ज्यादा ऑयल चाहिए, तेल चाहिए, गैस चाहिए, और वो ईरान से सस्ती कीमतों पे, मार्केट से बहुत कम कीमतों पे ले रहा था। ठीक है, ईरान की मजबूरी थी कि तेल के खरीदार नहीं थे, उनकी मजबूरी थी कि तेल चाहिए था, और उनके इंडिया के साइज की वजह से और चाइना के मुकाबले में उनकी अहमियत की वजह से वो जो है ईरानी जो है अमेरिका जो है वो भारत पे इस तरह नहीं पाबंदी लगा सकता था। तो ये चीज उनको वो तजारत कर सकते थे ईरान से। तो और एक दौर ऐसा था कि वो सब्जी तक इंडिया से आती थी ईरान में। तो ये मजबूरियां एक दूसरे को करीब लाई थी, और अब भी अगर करीब लाएंगी तो इसी बात पे लाएंगी, यानी पाकिस्तान के साथ उनकी जो है ना सारी मोहब्बत अपनी जगह, लेकिन पाकिस्तान कभी उनसे ऑयल नहीं ले सकता, पाकिस्तान कभी इंडिया को डिफाइन नहीं कर सकता। इस बात को ईरानी भी समझते हैं, उन्होंने ऑयल बेचना है, उनके ऊपर बहुत शदीद पाबंदियां लगी हुई हैं, तो उनको ग्राहक चाहिए। तो अगर हम चीजों को, पाकिस्तान में जरूरत है कि हम चीजों को उसके सही पर्सपेक्टिव में, सही तनाजुर में समझने की कोशिश करें, जो हम नहीं करते। अनवर इकबाल साहब, ये भी बताइएगा कि अब जैसे पाकिस्तान के हवाले से देखा गया कि सिफारती ताल्लुकात या सिफारती मामलात कहाँ तक थे, फिर जंग की सूरत हाल पैदा हुई, ऑपरेशन बुनियाद मरसूस के अंदर जो है वो पाकिस्तान की कारकर्दगी पूरी दुनिया ने देखी। उसके बाद दुनिया भर के अंदर पाकिस्तान की एक खोई हुई इज्जत थी जो मुसलसल बहाल होना शुरू हुई और अब ऊंचाई पे पहुंच चुकी है। आपको क्या लगता है ये जो सूरत हाल पैदा हुई थी अभी मशरिक वस्ता के अंदर, इसके बाद जो है वो ईरान के साथ भी यही मामला देखने में आएंगे दुनिया भर के अंदर? ईरान की पहले से एक पोजीशन है जी, ईरान को पहले से एक मजबूत मुल्क समझा जाता है, उस तरह ही समझा जाएगा। अगर ये जो समझौता हुआ है, अभी जो जंगबंदी हुई है, ये किसी बाज़ाब्ता समझौते में तब्दील होती है और ईरान के पे पाबंदियों में कोई कमी आती है, तो फिर ईरान के साथ ताल्लुकात में भी सारी दुनिया में बेहतरी आएगी। अगर उनपे एक डर है ना पाबंदी का, जो उनको रोकता है ईरान से दोस्ती करने में, तो अगर वो नहीं रहा डर, तो खुद ब खुद सारे मुस्लिम ममालिक भी, दूसरे भी सारे ही वो करेंगे, ताल्लुकात ईरान से बनाएंगे। अनवर इकबाल साहब, ये भी बताइएगा कि अब जैसे जंगबंदी की बात हो रही है तो जाहिर सी बात है फिर मुज़ाकरात भी होंगे, मुज़ाकरात की मेज़ भी सजेगी, तमाम फरीक़ैन आके बैठेंगे भी, तो क्या ईरान के पास अब कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मौजूद है कि वो इस सूरत हाल का फ़ायदा उठाते हुए गज़ा के जो मामलात हैं उनको हाईलाइट कर सके या फिर उनको रुकवा सके, या फिर अपने ऊपर जो उनकी सैंक्शंस लगी हुई हैं उनको जो है वो किसी हद तक नरमी में बदल सके? आपको क्या लगता है? देखें, ये तो अगेन इस बात पर डिपेंड करता है ना कि जो आइंदा आने वाले जो मुज़ाकरात हैं वो उसमें उससे पहले जंगबंदी कितनी मौसर है, उसके बाद जो समझौता होगा वो किन किन चीज़ों पे होगा, और किस हद तक ईरान इन्वॉल्व होना चाहेगा, किस हद तक अमेरिका इन्वॉल्व होना चाहेगा। इसराइल तो नहीं चाहेगा, या शायद इसराइल भी चाहेगा, क्योंकि इसराइल भी बहुत तकलीफ में है, इसराइल के लिए भी कोई बहुत कंफर्टेबल सिचुएशन नहीं है, तो इसराइल भी चाहेगा मन होना। तो उसमें जो अगर आगे बातचीत बढ़ेगी तो जाहिर है फिर हर चीज पे गुफ्तगू होगी, और उसमें फिर मैं ये बात कहूंगा कि अपने मफादात को सामने रख के ईरान भी, अमेरिका भी और इसराइल भी पहले अपने मफादात को रखेंगे, उसके बाद कोई और बात करेंगे, लेकिन बातचीत होगी। अगर समझौते की तरफ चलते हैं तो गजा पे भी बात होगी, और सबसे ज्यादा गुफ्तगू जो होगी, सबसे पहले जिस बात पे गुफ्तगू होगी वो होगी ईरान पे जो बाशी पाबंदियां हैं उनको रिलैक्स करने की। तो आपको लगता है कि इस पर जो फरीकैन हैं उनकी जानिब से किसी लचक का मुजाहरा मुस्तकबिल करीब में किया जा सकता है? हाँ, बिल्कुल किया जा सकता है, क्योंकि आप ये भी देखें ना कि ईरान जो है वो वैसा मुल्क नहीं है जो सिर्फ इमदाद पे चलता है। ईरान की अपनी आमदनी बहुत है, तो अगर वो इमदाद पे नहीं चल रहा तो फायदा है ईरान के साथ समझौते करने में। अमेरिका भी चाहेगा कि ईरान जो है अपना असलहा रूस और चाइना के पास चाहे हमसे खरीदे। अमेरिका भी चाहेगा कि अमेरिकी कंपनियां जाके ईरान में तजारत करें, जैसा कि ईरान में करती थी, तो उसमें दोनों का फायदा है, सिर्फ ईरान का फायदा नहीं है। तो बिल्कुल। लेकिन अनवर इकबाल साहब, ये भी बताइएगा कि ईरान की मौजूदा क़यादत के माइंडसेट को अगर मद्देनज़र रखा जाए तो क्या ये जो बात आपने की है ये पॉसिबल हो सकती हैं, या फिर ये हालात पॉसिबल हो सकते हैं? क्योंकि अगर ऐसी चीज़ें पॉसिबल हो रही हैं तो फिर खित्ते में तनाज़ात बहुत हद तक कम हो जाएंगे।
मुमकिन तो है, अमन की तो हमेशा तवक्को रखनी चाहिए, उम्मीद यही रखनी चाहिए कि जितने भी ममालिक इन्वॉल्व हैं वो अपने मफादात के साथ साथ अमन को, अपने मफादात में भी अमन को सबसे ऊपर रखें और ऐसी सूरत हाल पैदा करें, क्योंकि अमन अल्टीमेटली सबको फायदा होता है अमन से। जब अमन हो जाता है तो फिर प्यार भी बढ़ती है, तरक्की भी होती है। आप ईरान देखें, ईरान के पास इतनी दौलत मौजूद है कि अगर समझौता हो गया और ईरान पे पाबंदियां खत्म हो गई तो बहुत तेजी से ईरान जो है तरक्की करेगा, बहुत तेजी से, क्योंकि उसके पास आबादी कम है, हमारी बहुत कम है। देखिए 9 करोड़ है आमदनी, हमसे कहीं ज्यादा, $1 ट्रिलियन से ज्यादा की इकोनॉमी है। उनके यहाँ ऑलरेडी देखिए रेलवे वगैरह बहुत अच्छी बनी हुई है, वो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे, सब कुछ करेंगे और उसके बाद जो है ऐसी मतलब ये कि मैं समझता हूँ कि 20 साल में वो एक तरक्की याफ्ता मुल्क बन सकता है। ठीक है, अनवर इकबाल साहब हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। एक बार फिर अपने नाजरीन को अपडेट करते चलेंगे कि ईरान और इसराइल जंगबंदी के लिए तैयार हो गए हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ये दावा किया गया है कि अगले 6 घंटे में हमले बंद कर दिए जाएंगे। जंगबंदी के दौरान दूसरा फरीक पुरअमन और बावकार रवैया इख्तियार करेगा। जंगबंदी बरकरार रही तो इसराइल और ईरान को मुबारकबाद देना चाहूँगा। ये जंग कई बरस तक जारी रह सकती थी। ये जंग मशरिक वस्ता को तबाह कर सकती थी। खुदा ईरान को सलामत रखे, खुदा इसराइल को सलामत रखे, खुदा मशरिक वस्ता को सलामत रखे, खुदा अमरीका और दुनिया भर को सलामत रखे। ये दुआ सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से की गई। उनकी जानिब से कहा गया कि अब से 24 घंटे बाद 12 रोज़ा जंग का खात्मा हो जाएगा। अपने नाजरीन को बताते चलें कि ईरान के आला हुकाम ने कतर को अमरीकी तजवीज़ करता जंगबंदी की पेशकश कबूल करने की भी तस्दीक कर दी है। आपको अपडेट कर रहे हैं इस हवाले से कि खबर एजेंसी के मुताबिक कतर के वज़ीर आज़म ने ईरानी क़यादत से जंगबंदी की अमरीकी पेशकश पर रजामंदी हासिल कर ली है। बताया गया है कि अमरीकी फ़ौजी अड्डे पर ईरान के हमले के बाद अमरीकी सदर ट्रंप और नायब सदर जेडी वेनिस ने अमीर कतर से जंगबंदी की पेशकश पर बात की थी। अमरीका ने कतर से ईरान को जंगबंदी कबूल करने के लिए राज़ी करने की दरख्वास्त की थी, जबकि ईरान के सीनियर ओहदेदार ने अमरीकी नशरियाती इदारे CNN को बताया है कि ईरान को जंगबंदी की कोई तजवीज़ मौसूल नहीं हुई है और इसकी कोई वजह नहीं देखता। ओहदेदार ने कहा है कि ईरान देर पा अमन के हुसूल तक जंग जारी रखेगा। वो इसराइल और अमरीका के रिमार्क्स को धोखे के तौर पर देखेगा, जिसका मकसद ईरान के मफादात पर हमलों को जवाब फराहम करना है। ईरानी ओहदेदार ने मजीद कहा कि इस वक्त दुश्मन इराक के खिलाफ जारहत का इर्तिकाब कर रहा है और ईरान अपनी जवाबी हमलों को तेज करने के लिए रास्ते पर है, जिसके दुश्मनों के झूठ पर कान नहीं धरे जा रहे। आपको अपडेट कर रहे हैं इस हवाले से कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि ईरान और इसराइल जंगबंदी के लिए तैयार हो गए हैं। अगले 6 घंटे में हमले बंद कर दिए जाएंगे। जंगबंदी के दौरान दूसरा फरीक पुरअमन और बावकार रवैया इख्तियार करेगा। जंगबंदी बरकरार रही तो इसराइल और ईरान को मुबारकबाद देना चाहूँगा। ये जंग कई बरस तक जारी रह सकती है। ये जंग पूरे मशरिक वस्ता को तबाह कर सकती थी। खुदा ईरान को सलामत रखे, खुदा इसराइल को सलामत रखे, खुदा पूरी दुनिया को सलामत रखे। अब से 24 घंटे बाद 12 रोज़ा जंग का खात्मा हो जाएगा। वहीं आपको बताएं कि ईरान के आला हुकाम ने कतर को अमरीकी तजवीज़ करदा जंगबंदी की पेशकश कबूल करने की तस्दीक कर दी है। खबर एजेंसी के मुताबिक कतर के वज़ीर आज़म ने ईरानी क़यादत से जंगबंदी की अमरीकी पेशकश पर रजामंदी हासिल कर ली है। बताया गया है कि अमरीकी फ़ौजी अड्डे पर ईरान के हमले के बाद अमरीकी सदर ट्रंप और नायब सदर जेडी वेनिस ने अमीर कतर से जंगबंदी की पेशकश पर बात की थी। अमरीका ने कतर से ईरान को जंगबंदी कबूल करने के लिए राज़ी करने की दरख्वास्त की थी। अपने नाजरीन को अपडेट कर रहे हैं इस हवाले से कि ईरान के आला हुकाम ने भी कतर को अमरीकी तजवीज़ करदा जंगबंदी की पेशकश कबूल करने की तस्दीक कर दी है। साथ ही साथ आपको बताएं कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अगले 6 घंटे में हमले बंद कर दिए जाएंगे। जंगबंदी के दौरान दूसरा फरीक पुरअमन और बावकार रवैया इख्तियार करेगा। जंगबंदी बरकरार रही तो इसराइल और ईरान को मुबारकबाद देना चाहूँगा। ये जंग कई बरसों तक जारी रह सकती थी। ये जंग पूरे मशरिक वस्ता को तबाह कर सकती थी। खुदा ईरान को सलामत रखे, खुदा इसराइल